विविधता तथा अधिकता या प्रचुरता के विचार से बड़े महत्व की है। आहड़ का कुंभकार इस बात में निपुण दिखाई देता है कि बिना चित्रांकन के भी मिट्टी के बर्तन किस प्रकार से सुंदर व आकर्षक बनाए जा सकते हैं। काटकर, छीलकर तथा उभारकर इन बर्तनों को किस तरीके से आकर्षक बनाया जा सकता है। ऊपरी भागों पर और भीतरी भागों पर किस प्रकार से रेखाएं बनाई जाती थी, इसमें स्वाभाविक अलंकरण किस प्रकार पैदा किया जाता था, यह उस काल का कुंभकार भली भांति जानता था। कुछ बर्तन गहरे काले लाल रंग के भी प्राप्त हुए हैं, जिनकी गर्दन तथा कंधे विशेष रूप से अलंकृत किए जाते थे। इसके अतिरिक्त काले, चितकबरे, सलेटी रंग के, भूरे, लाल रंग के बर्तन भी बड़ी मात्रा में प्राप्त हुए हैं। आहड़ की सभ्यता जिस प्रकार के यहाँ मृद भांडे मिले हैं, उससे उस काल की जो उस सभ्यता की संपन्नता का हमें पता चलता है। न केवल इस काल में मृद भांड हमें प्राप्त हुए हैं, अपितु मिट्टी के अन्य उपकरण भी आहड़ की खुदाई से प्राप्त हुए हैं। जैसे हम कह सकते हैं पूजा की थालियाँ, धातु को गलाने के औजार, खेलने के लिए खिलौने, दीपक, मिट्टी की गोलियाँ, मिट्टी की मूर्तियाँ, मिट्टी के पहिए आदि अनेक प्रकार के उपकरण हमें आहड़ सभ्यता में या आहड़ के उत्खनन के द्वारा प्राप्त होते हैं। तो ये जो सामग्री है, ये हमें आहड़ सभ्यता की संपन्नता की ओर इशारा करती प्रतीत होती है। इसी के साथ साथ हमें इस यहाँ के उत्खनन के द्वारा पाषाण के भी कुछ उपकरण प्राप्त होते हैं, जिसे राम से कास, चैट या और चकमक, ये विशेष रूप से उल्लेखनीय है। चकमक पत्थरों से क्या औजार भी बनाए जाते थे, जिसका प्रयोग सामान्यतया शिकार करने में, छीलने में या छेद करने में या किसी चीज़ को काटने में, इन चीज़ों को में उपयोग लिया जाता था। तो यहाँ ये चीज़ इस बात को स्पष्ट करती है कि आहड़ सभ्यता पाषाण पत्थर के औजार बनाने की कला से भी परिचित थी। उस समय के लोग पत्थर के उपकरण या पत्थर के औजार बनाने की कला में दक्ष भी थे, और दक्ष होंगे तो जानकार तो होंगे ही। इसी के साथ साथ आहड़ सभ्यता की एक अन्य विशेषता थी कि यहाँ उत्खनन में हड्डियों से बने हुए कुछ उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। इनमें सुई तथा सुरमा लगाने की, आँखों को सजाने के लिए सुरमा लगाने की जो सलाई हैं, वो प्राप्त हुई हैं। इससे हमें दो चीज़ों का पता चलता है। एक तो उस काल के लोग श्रृंगार से भी परिचित थे, श्रृंगार करने में, श्रृंगार बनाने में उनकी रुचि थी। हम कह सकते हैं कि जो सामान्य तौर पे आहड़कालीन महिलाएं हैं, वो आँखों में सुरमे का उपयोग सजने संवरने हेतु किया करते होंगे। तो ये जो उपकरण हैं, ये इस चीज़ की तरफ इशारा करते प्रतीत होते हैं। फिर अन्य जो एक विशेषता है, वो है तांबे तथा लोहे के उपकरण। आहड़ के उत्खनन में तांबे की कुल्हाड़ी, तांबे की अंगूठियाँ, तांबे की चूड़ियाँ हमें व्यापक मात्रा में प्राप्त होते हैं। इन तांबे की अन्य कलाकृतियों के द्वारा हमें ये पता चलता है कि उस काल के लोग ताम्र कला में भी प्रवीण थे। यह स्थान तांबे की वस्तुओं के निर्माण करने के लिए निश्चित रूप से बड़ा केंद्र रहा होगा। संभवतया सिंधु घाटी की सभ्यता के प्रमुख स्थानों पर
तांबा या तांबे के निर्मित जो उपकरण हैं या आभूषण हैं वो यहीं से बनकर जाते होंगे, ऐसा प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि ये नगर एक औद्योगिक नगर था और ताम्र उद्योग यहाँ का प्रमुख व्यवसाय रहा होगा। यहाँ तांबा गलाने की भट्टियाँ भी हमें प्राप्त होती हैं जिनका आकार अर्धचंद्राकार या अर्धगोलाकार रहा है। इसके साथ साथ ही हमें यहाँ के उत्खनन से यह भी पता चलता है कि तांबे के साथ साथ लोहे के उपकरण भी भारी मात्रा में प्राप्त होते हैं। लोहे की कुल्हाड़ी, लोहे के चाकू, लोहे की कील आदि जो सामग्री है वो ये इस ओर इशारा करती है कि आहड़कालीन लोग लोहे के उपकरणों से भली भांति परिचित थे। फिर अन्य एक जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है आभूषण। जो आहड़ के निवासी हैं वो आभूषणों से प्रेम करते प्रतीत होते हैं और ये आभूषण सामान्यतया पकी हुई मिट्टी के मनकों के द्वारा निर्मित होते थे। हालांकि कुछ कीमती पत्थर जैसे गोमेद, स्फटिक आदि के आभूषण भी हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं, किंतु मिट्टी के जो आभूषण हैं वो व्यापक रूप से प्राप्त होते हैं। डॉक्टर साकलिया के अनुसार जिन मानकों पर रेखाएं अंकित हैं वे मध्य एशिया के प्रभाव के द्योतक हैं, जो इस बात की तरफ भी इशारा करता है कि हमारे संबंध मध्य एशिया से भी उस काल में रहे होंगे। संभवतः कीमती पत्थर के जो बने हुए आभूषण हैं वो धनिक वर्ग के लोगों के होंगे और मिट्टी के मनकों का प्रयोग अन्य मध्यम और निम्न वर्ग के लोग करते होंगे। पत्थर के बने हुए मन के लाल, गुलाबी, हरे, नीले, काले आदि कई रंगों के पाए जाते हैं। इन पर अंकित रेखाओं और इनको दिए गए आकार से प्रतीत होता है कि इस समय के कुशल कारीगरों ने ही इन्हें यह रूप दिया होगा। इसके अलावा जो एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता है आहड़ की सभ्यता की वो है यहाँ का छपाई व्यवसाय। खुदाई से या आहड़ के उत्खनन से हमें यह पता चलता है कि यहाँ के लोग कपड़ों के ऊपर छपाई का प्रयोग करते होंगे, क्योंकि यहाँ उत्खनन में हमें छपाई करने वाले ठप्पे भी प्राप्त हुए हैं। ये इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि यहाँ के लोग रंगाई और छपाई से या इस के व्यवसाय से पूरी तरीके से परिचित थे। फिर एक अन्य जो विशेषता है वो कृषि है। जो आहड़ के लोग हैं वो अच्छी कृषि व्यवस्था से परिचित थे। यहाँ मिलने वाले बड़े बड़े भांड तथा अन्न पीसने के पत्थरों से यह प्रमाणित होता है कि ये लोग अन्न का उत्पादन करते थे। इस सभ्यता में सिंचाई के साधनों में नहरें व तालाबों का प्रयोग किया जाता था तथा कृषि को उपजाऊ बनाने के लिए घास फूस व गोबर की खाद का भी प्रयोग किया जाता था। तो कृषि व्यवस्था के साथ साथ भोजन व खाद्य पदार्थ आहड़ के जो निवासी हैं वो अन्न को निश्चित रूप से पकाकर खाते होंगे। वे मांस के सेवन से भी परिचित थे। यहाँ प्राप्त कुछ चीज़ें इस ओर इशारा करती हैं कि ये मछलियों व कछुए का भी खाद्य पदार्थों के रूप में सेवन किया करते होंगे। फिर एक अन्य जो महत्वपूर्ण इशू है वो है मृतक संस्कार। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा का इस संबंध में ये कहना है कि मृतक संस्कार के संबंध में हमें कोई बहुत स्पष्ट जानकारी तो यहाँ प्राप्त नहीं होती है, लेकिन एक बात निश्चित है कि इस काल में लोग शवों को आभूषणों के साथ दफनाते थे या गाड़ते थे और सामान्यतः इनके मस्तक उत्तर और पांव दक्षिण की तरफ होते थे।
फिर एक अन्य जो महत्वपूर्ण बात है वो है यहाँ के लोग सफाई व्यवस्था से या सफाई के प्रति इनकी दीवानगी थी या इनका रुझान था। शरीर से मैल छुड़ाने के जो यंत्र हैं या उपकरण हैं उनके मिलने से ये बात स्पष्ट होती है कि आहड़वासी शारीरिक सफाई के प्रति न केवल जागरूक थे अपितु वो इसकी तरफ विशेष ध्यान देते थे। यहाँ की खंदक संख्या 6 में देखने से यह ज्ञात होता है कि लोग अपने घरों का गंदा पानी निकालने के लिए चक्रकूप का भी प्रयोग करते थे। इसके अलावा इन सारी चीज़ों के अलावा जो सामान्य तौर पर अन्य वस्तुएं भी यहाँ प्राप्त होती हैं उनमें माप तोल के औजार, चमड़े के टुकड़े, मिट्टी के पूजा के बर्तन, चूड़ियाँ व अन्य सामग्री यहाँ प्राप्त होती है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी जो विशेषताएं हैं, ये सारे जो उपकरणों की प्राप्ति है वो इस सभ्यता को एक विशिष्ट सभ्यता बनाने में योगदान देती है। हम यहाँ डॉक्टर रतन चंद्र अग्रवाल के शब्दों को उद्धृत करना चाहेंगे कि आहड़ इस युग की ताम्रपाषाण संस्कृति विशेष का प्रमुख केंद्र था। नदियों के किनारे किनारे इस सभ्यता का प्रसार समूचे बेढच, बनास व चंबल के कांठे में हो गया था। डॉक्टर गोपीनाथ का मानना है कि आहड़ की सभ्यता का जो समृद्ध काल है वो 1900 ईसा पूर्व से लेकर 1200 ईसा पूर्व तक रहा होगा। इस प्रकार आहड़ की सभ्यता इस काल में अपने वैभव को प्राप्त होगी। धन्यवाद।